और अरविंद गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस वक्त बांदा से हमारे साथ। अरविंद, क्या जानकारी फिलहाल? अरविंद, आवाज पहुंच रही है? पुलिस का वो काफिला फिलहाल कहां तक पहुंचा अरविंद, जिसमें अतीक को लाया जा रहा है? हमारे सहयोगी अरविंद गौतम से हम संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन खबर यह है कि करीब करीब अब से 1.5 घंटे के अंदर प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक। ये जानकारी, जो अंतिम अपडेट ये था कि 4 बजे तक उसे पहुंचना था, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। प्रयागराज पहुंचने में, और लिहाजा इस दौरान तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे नैनी जेल हो वो, चाहे वो कोर्ट हो। हालांकि कोर्ट में अब सुरक्षा की वैसी जिम्मेदारी, वैसी व्यवस्था रखने की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि आज पेशी नहीं हो रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो आज की जरूरत है वो अतीक को रखना, तो थोड़ा सा वक्त अभी लग रहा है। अगर बांदा के आसपास है तो ऐसे में करीब करीब और 3 घंटे के आसपास लग सकते हैं। ये एक नया अपडेट है। तो पहले जहां वो 4 बजे तक आने वाला था अतीक, अब वो 5 बज सकता है, 5 से थोड़ा ज्यादा वक्त भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जब आप लंच ब्रेक के लिए रुकते भी। जाहिर सी बात है कि आप जब उतने लंबे सफर के दौरान आप थकते भी हैं। और अरविंद गौतम के पास एक बार फिर से चले। तो अरविंद, फिलहाल क्या जानकारी है, कहां पर है वो काफिला, पुलिस का वो हाई सिक्योरिटी काफिला जिसमें सुरक्षा घेरे में आ रहा है अतीक, कहां तक पहुंचा, क्या जानकारी? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है 2:20 का समय है और ये बांदा से इसका काफिला निकल चुका है। और इस काफिले के साथ में मैं था चित्रकूट के बॉर्डर में, इसका काफिला जो है प्रवेश कर चुका है। हालांकि अतीक अहमद के काफिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो वही अतीक काफिले के बैग के अंदर जो 14 पुलिसकर्मी है उनके खाकी वर्दी पर बॉडी वार्न कैमरा लगाया गया था, ताकि उसे पल पल की खबर जो है शासन प्रशासन को मिलती रहे। अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद कल सुबह 2:20 तक जो है साबरमती जेल से निकला है और लगभग 20 घंटे बाद प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचेगा। तो अरविंद, जाहिर सी बात है कि बीच में कहां पे इनका स्टे हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है जलपान आपको करना पड़ेगा, आराम थोड़ा करना पड़ेगा। तो कहां पर स्टे इन्होंने कर लिया है, या फिर अभी स्टे करना है, कहीं पर कहीं रुकना है इनको? पंकज, प्राइम मिनिस्टर दर्शकों को बताऊंगा कि 2 घंटे पहले इनका काफिला जो है झांसी के पुलिस लाइन में रुका था और तो अरविंद से हमारा संपर्क वो सही तरीके से नहीं आ पा रहा, लेकिन अरविंद हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करेंगे फिर से उनके साथ जुड़ने की, ताकि जो आवाज़ है उनकी हम तक सही तरीके से पहुंचे और जो वो बता रहे हैं वो स्पष्ट हम सुन पाए। कुछ तकनीकी अड़चन यहाँ पर आ रही है और एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा संपर्क हो जाए। तो बता रहे थे अरविंद हमारे सहयोगी बांदा से कि अब से कुछ देर पहले झांसी पुलिस लाइन में उनका काफिला रुका था, लिहाजा ऐसे में एक बार फिर से वो काफिला कहीं ना कहीं जरूर रुकेगा और वहीं पर शायद उनका जलपान हो। और अरविंद हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अरविंद, क्या जानकारी दे रहे थे आप, पुलिस वाले कहां पे रुकेंगे, काफिला कहां पर रुकेगा, क्या भोजन वगैरह करने को लेकर कोई व्यवस्था की गई है, किसी पुलिस लाइन में ही रुकेंगे या फिर बाहर भी रुक सकते हैं कहीं पर? जी पंकज, मैं प्राइम न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अतीक का जो काफिला है वो जो है झांसी की पुलिस लाइन में रुका था। लगभग 45 मिनट वो काफिला वहां रुका रहा। उस दौरान अतीक जो है अपनी वैन से उतर करके उसने दैनिक क्रियाओं से जो है मुक्ति ली, चाहे वो लैट्रिन बाथरूम वगैरह गए। इसके बाद फिर ये जो है इन्होंने चाय नाश्ता पानी किया और फिर इसके बाद उनका काफिला 45 मिनट बाद वो सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हुए। हालांकि उनकी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के उनके पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और डीजीपी कार्यालय से सख्त आदेश थे कि बुंदेलखंड
क्षेत्र के आसपास के जो भी थाना की लोकल बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल। है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में पहुंच करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करे। तो अरविंद, इस दौरान क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी की कोई संदिग्ध कोई वाहन है जो पीछा करो, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अशरफ और अतीक की जो बहन है वो लगातार पुलिस वालों के पीछे, पुलिस के काफिले के पीछे लगी हुई थी। क्या इस बार ऐसा कोई संदिग्ध कोई वाहन नजर आया या फिर अब खुद वो लोग सजा अब जो है वो अपराधी घोषित हो गए तो फरार है, तो क्या ऐसी कोई जानकारी? हालांकि अगर अतीक अहमद के वाहन के आसपास संदिग्ध वाहनों की बात करें तो ऐसा कोई भी संदिग्ध वाहन उनके काफिले में नहीं था। वजह बिल्कुल साफ थी कि पुलिस के घेरे के बीच में अतीक का वज्र वाहन जा रहा था। जब मैंने खुद जो है इनको उरई बाईपास से रिसीव किया और चित्रकूट के बॉर्डर पर छोड़ा, उस दौरान लगभग मैं 90 किलोमीटर अतीक के घंटे तक बराबर रहा। मैंने देखा वहां की चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी ताकि मैं अतीक अहमद की गाड़ी के आगे जिसने गाड़ी लगाना चाहे तो तत्काल वहां सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। मीडिया को भी तो सुरक्षा व्यवस्था के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चित्रकूट में हो सकता है कि इनका जलपान ग्रह कराया जाए, क्योंकि झांसी से चित्रकूट की 250 किलोमीटर है और सीएम योगी 400 किलोमीटर चलने के मौका मुआयना। चलिए, बिल्कुल अरविंद से हमारा संपर्क सही तरीके से वाकई नहीं हो पा रहा है, तो अरविंद एक बार कोशिश हम करें, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। जो अपडेट्स हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए फिलहाल। तो बड़ी खबर ये प्रयागराज से कि ईडी की माफिया अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गैंग नंबर 227 के सदस्यों के पूछताछ यहां पर हो रही, लेकिन 4 लोगों के घायल होने की जानकारी फिलहाल आ रही है। कुछ थोड़ा बहुत पुराना माल लगा हुआ था। हाँ आरिफ भाईजान का। हाँ हाँ तो बहुत पुराना माल था, इसकी वजह से उसकी कह रहे थे कि ला सफाई कर ले। हाँ तो उसकी वो सफाई कर रहे थे। हाँ हम लोग उसी में बैठे हुए थे। हाँ। अचानक जो है आग लग। तो बताऊं कि हाईडुल पर ट्रांसफर स्टोर में भीषण आग लग गई। आग के लपटों ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, साथ ही आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बदायूं में ट्रांसफार्मर स्टोर में ये आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद है। और ट्रांसफार्मर स्टोर, जहां पर ट्रांसफार्मर जो पुराने होते हैं या नए होते हैं, जिनका यहां पर सर्विसिंग की जाती है, बनाया जाता है, रख रखाव होता है, वहां पर आग लगी है। और एक के बाद एक कई ट्रांसफार्मर्स जो है वो जलकर खाक भी हो गई। ये भी जानकारी यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। और इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। और आग की लपटें भी जब आग लगी थी तब निकल रही थी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं आग की लपटें अभी भी नजर आ रही है। धुएं का गुब्बार है वो पूरे आसमान पर यहाँ छा गया है और आग की ऊंची ऊंची लपटें यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर स्टोर में भीषण आग लगी है। बदायूं की एक खबर है। बदायूं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और आग फायर ब्रिगेड के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। स्टोर की जहां पर यह हादसा हुआ, फिलहाल आग लगने के पीछे की वजह क्या है ये तलाशा जा रहा है। क्या ये शरारती तत्वों की बदमाशी हो सकती है या दुर्घटना ही है ये। हालांकि कई एक मामलों में ऐसा भी माना जाता है कि जब किस तरह की दिक्कत होती तब भी आग लगा दी जाती है।
हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ये पहले से ही एक स्टोर है जहां पर खराब हुए ट्रांसफार्मर या फूक गए जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है। तो कई मौक़ों पर ऐसा भी हो सकता है कि जब उन खराब हुए ट्रांसफार्मर को लाया जा रहा होगा तो उस वक्त उसमें आग लगी हो जो बाद में धीरे धीरे सुलगती चले गई हो। और विजय हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट है फिलहाल आग लगने के बाद की? बिल्कुल पंकज, बता दूं ये हादसा जो हुआ है, ये जो हादसा जो है वो बदायूं का जो वर्कशॉप सेंटर है पूरे जिले के, जहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है सही होने के लिए आती है, वहाँ ये आग लगी है। और फिलहाल आग की स्थिति ये है कि उसमें बताया ये जा रहा है कि दर्जनों से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो इस आग की चपेट में आ गए हैं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। और एसपी प्रदीप कुमार का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले में जो है कोई गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और अभी तक जो क्लियर स्थिति है उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है कि आखिर इस आग से वर्कशॉप में कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में जांच कराएंगे। जांच के बाद जो सारी चीजें होंगी वो क्लियर हो पाएंगी कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी और किस वजह से ये आग लगी। फिलहाल बड़ी आग लगी थी। ये बदायूं का वर्कशॉप जो है बदायूं के बीचा बीच स्थित है, जहां पर पूरे जिले के ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक करने आते हैं। गनीमत ये रही कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने, लोगों ने और पुलिस फायर के लोगों ने इस आग को विकराल रूप धारण करने से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो इस आग पर काबू पाया जा चुका है और आग लगने के पीछे की वजहों को भी तलाशा जा रहा है। हालांकि ये बात साफ है यहाँ पर कि जो खराब ट्रांसफार्मर होते हैं, जो जल चुके ट्रांसफार्मर होते हैं, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है रिपेयर करने के लिए। ऐसे में किसी बड़े नुकसान की आशंका भी नहीं है और जान माल का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है, 3 आईपीएस अफसरों को जेलों का अतिरिक्त। नोएडा सेक्टर 34 के सामने तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल चालक को रौंद दिया है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मौके पर मौजूद राहगीरों और पुलिस ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 34 के पास का है। देखिए, पुलिस ने कार चालक को अरेस्ट भी कर लिया है। देखिए कितने रफ्तार के साथ ये कार चालक अपने कार को चला रहा था कि उसके गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए हैं। कैसे डिवाइडर से उसकी गाड़ी टकराई है और 3 लोगों को रौंदा है। कार ने बाइक और साइकिल चालक को रौंद दिया है और इसमें ये लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि या तो नौसिखुआ था या फिर शायद नशे में धुत रहा होगा या फिर रफ्तार इतनी ज़्यादा कि अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना दनकौर का निरीक्षण किया, साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी उन्होंने की है। हालांकि चुनाव से पहले थाना क्षेत्र के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाएगा। संदिग्ध वाहन और लोगों की भी तलाशी की जाएगी। तो सीपी लक्ष्मी सिंह ने निरीक्षण किया, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। और कानपुर से खबर, यहां पर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सटीक सूचना पर कल्याणपुर पुलिस ने एक ट्रक को हिरासत में लिया है। एक ट्रक को कब्जे में लिया है। वहीं गाड़ी में जांच के दौरान आधे डाले में शराब की पेटियां और आधे हिस्से में तरबूज था। शराब की लगभग 300 पेटी गाड़ी में मिली। फिलहाल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।
तो देखिए कैसे तरबूज के ढेर में छुपाकर शराब की इन बोतलों को ले जाया जा रहा था और आखिर में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस ट्रक को कब्जे में लिया है, ट्रक को जब्त किया है। तो करीब 300 पेटी शराब की बोतल इसमें बरामद हुई है, 300 पेटी। और मेरठ से खबर है, बीमारी के चलते बुजुर्ग ने आत्महत्या की, झोपड़ी में फांसी लगा। भी इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि वो कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है, लेकिन अपनी झोपड़ी में उसने। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ।